हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री से सॉल्यूशन विलेन, जो कि केमिस्ट्री में लेसन 2 राजस्थान बोर्ड लेसन 2 विलेन सॉल्यूशन, जिसके हम 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका चौथा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं विलेयता सोल्यूबिलिटी। विलेयता सोल्यूबिलिटी विलेयता। अब सबसे पहली बात हम करें तो हमने जो विलेयता है यानी किसी को घोलना है तो कॉमन सी बात है, द्रव में घोलेंगे। तो द्रव में घोलेंगे तो यानी अधिक मात्रा द्रव की ली जाएगी, यानी हमने विलेयता में द्रवीय विलयन डिस्कस करने हैं। द्रवीय विलयन या द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या थे? जिनमें विलायक तो क्या था? द्रव। जिनमें विलायक था द्रव और विलेय ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। क्लियर? तो जिनमें विलायक द्रव था, द्रव विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलायक द्रव होता है लेकिन विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस भी, गैस भी, द्रव भी। तो यानी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक तो ठोस द्रव विलयन यानी ठोसों की द्रव में विलेयता, दूसरा गैस द्रव विलयन यानी गैस की द्रव में विलेयता, और तीसरा द्रव द्रव विलयन। इन तीनों की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करने वाले हैं, ठोस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन और द्रव द्रव विलयन की। सबसे पहली बात हम करें तो ठोस की द्रव में विलेयता की। ठोस की द्रव में विलेयता, तो हमारा टॉपिक आता है ठोस की द्रव में विलेयता। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर वो पेपर में आपको दे देता है ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, तो ये ध्यान रखना जो पहले लिखा होता है वो विलेय होता है और जो बाद में लिखा होता है वो विलायक होता है। तो ठोस द्रव विलयन का मतलब है कि विलेय ठोस है और विलायक द्रव है। क्लियर? ठोस द्रव विलयन अगर आपको वो एग्जाम में कह देता है तो हमने ध्यान रखना है कि विलेय ठोस है और विलायक द्रव है। तो अब डिस्कस कर रहे हैं हम ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। अब देखिए, मान लें मैंने 100 ग्राम जल ले लिया। जल ले लिया कितना? 100 ग्राम, यानी विलायक की एक निश्चित मात्रा ले ली। विलायक की एक निश्चित मात्रा। यहां मैंने कुछ चीनी ले ली, थोड़ी बहुत चीनी ले ली। मान लो इस पात्र में चीनी है मेरे पास। क्लियर? क्या मैं इस 100 ग्राम जल में जितनी मर्जी चीनी घोल सकता हूं क्या? इसमें 100 ग्राम जल में जितनी इच्छा हो उतनी चीनी घोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। शुरू में तो क्या होगा? चीनी घुलेगी, शुरू में चीनी घुलती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी, यानी चीनी के वो क्रिस्टल जो है वो नीचे बैठने लग जाएंगे। क्लियर? यानी इसमें यह नहीं है कि मैं 100 ग्राम जल में जितनी मर्जी चीनी घोल लूँ। तो यानी 100 ग्राम जल में विलेय की एक निश्चित मात्रा ही घोली जा सकती है। यह नहीं कि जितनी मैं चाहूँ तो 1 किलो चीनी 100 ग्राम जल में घोल दूँ, ऐसा नहीं होगा। तो 100 ग्राम विलायक में ठोस की एक निश्चित मात्रा ही घोली जा सकती है। तो जितनी अधिकतम मात्रा हम विलेय की 100 ग्राम विलायक में घोल सकते हैं वही इस विलेय की विलेयता कहलाती है। यानी 100 ग्राम जल में ठोस की अधिकतम जितनी मात्रा घोली जा सकती है उसे दिए गए विलेय की
विलेयता कहते हैं। जैसे आप देखें, मान लो 100 ग्राम जल में मैं 10 ग्राम चीनी घोल सकता हूँ। इसका मतलब चीनी की विलेयता कितनी है? 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम। 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी ही घोली जा सकती है। तो ठोस की द्रव में विलेयता क्या है? 100 ग्राम जल में, या आप कह दो विलायक की निश्चित मात्रा में, 100 ग्राम मत लिखें, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे ही दिए गए विलेय की विलेयता कहते हैं। और जिस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित है, यानी जितना विलेय घुल सकता है उतना विलेय घोला हुआ है। तो संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब बात करें हम ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोसों की विलेयता को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो विलेय की प्रकृति, ये यूं भी कहते हैं विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय की प्रकृति और दूसरा ताप। एक तो विलेय की प्रकृति और दूसरा ताप। तो विलेय जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो ध्रुवीय यानी आयनिक, और दूसरा अध्रुवीय। ध्रुवीय और अध्रुवीय, विलेय दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। तो यहाँ एक नियम लगता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय ध्रुवीय में और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं जैसे NaCl, KCl, KNO3 आदि, ये ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय यौगिक या आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। क्लियर। और जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं जैसे आयोडीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये अध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय, अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में अधिक विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में अधिक विलेय होते हैं। तो नियम लगता है समान समान को घोलता है, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में ज़्यादा विलेय होते हैं। अब क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन क्या आता है देखो, NaCl जल में अधिक विलेय है जबकि बेंजीन में कम। क्वेश्चन बन गया NaCl जल में अधिक विलेय है जबकि बेंजीन में कम। क्यों? क्योंकि NaCl एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होते हैं जबकि अध्रुवीय विलायक में कम विलेय होते हैं। ध्रुवीय ध्रुवीय में ज़्यादा घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में ज़्यादा घुलेगा। तो आयनिक यौगिक यानी ध्रुवीय यौगिक जो आयनिक होते हैं या ध्रुवीय यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक जैसे जल में ज़्यादा विलेय होते हैं। तो NaCl एक ध्रुवीय यौगिक है या आयनिक यौगिक है और जल एक ध्रुवीय विलायक है, इसलिए NaCl जल में ज़्यादा घुलता है। जबकि बेंजीन एक अध्रुवीय विलायक है, इसलिए NaCl बेंजीन में कम घुलता है। क्लियर। दूसरा आता है ताप। अब ताप के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्माशोषी
एक ऊष्माक्षेपी। तो ताप के आधार पर विकिरण दो प्रकार की होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी क्या है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको जल में घोलने पर या विलायक में घोलने पर ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होती है, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको विलायक में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसमें तो ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है, और इसमें ऊष्मा त्यागी जाती है, ऊष्मा त्याग की जाती है। तो दो विक्रियाएं होनी है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण की जाती है, और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा त्यागी जाती है। अब आप देखें, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऐसे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होती है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो ऐसे केस में उसको ऊष्मा ग्रहण करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ताप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऊष्मा ग्रहण करनी है तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ताप बढ़ाना पड़ेगा, यानी ताप बढ़ाएंगे तब विलेयता बढ़ेगी। क्लियर? ताप बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो वापिस देख लें एक बार भी। उसने क्या करना है? ऊष्मा ग्रहण करनी है। जैसे चीनी है, चीनी को आप पानी में घोल रहे हो, चीनी को आप पानी में घोल रहे हो, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो अगर आप चीनी को आसानी से पानी में घोलना चाहते हो तो आप ताप बढ़ा दो, तो चीनी जल्दी पानी में घुल जाएगी, क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाएंगे, इसको ऊष्मा ग्रहण करनी है। ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है तो फिर आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी ताप बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो जल्दी घुलेगी। आप ठंडा पानी ले लो, चीनी घोलने लग जाओ, चीनी नहीं घुलेगी आसानी से। ताप कम कर दोगे तो विलेयता कम हो जाएगी, ताप ज़्यादा कर दोगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो ऊष्मा, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें विलायक में विलय करने पर ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होती है, अर्थात ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो ऐसे ठोसों में विलेयता बढ़ाने के लिए ताप बढ़ाना पड़ता है। और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्मा त्यागी जाती है, ऊष्मा का त्याग होता है। अब आप खुद सोचें, आप कौन सी चीज़ का त्याग करते हैं? अगर आपको किसी चीज़ का त्याग करना हो, घर से बाहर फेंकना, तो आप किस चीज़ को फेंकेंगे? जो आपको चाहिए या जो आपको नहीं चाहिए? अब बस दो ऑप्शन है, एक चीज़ तो आपको चाहिए और एक चीज़ आपको नहीं चाहिए। ये मान लो एक वस्तु है जो आपको चाहिए, और ये एक वस्तु है जो आपको नहीं चाहिए। अब आपको मैंने कह दिया इनको घर से बाहर फेंकना है, तो आप किसको बाहर फेंक के आएंगे? तो आप जो चाहिए उसको तो घर पे रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको घर से बाहर फेंक देंगे। जैसे बर्तन चाहिए होते हैं तो उसे हम घर पे रखते हैं, कचरा नहीं चाहिए होता अपने घर पे तो अपने कचरे को बाहर फेंक देते हैं। अब यानी त्याग देते हैं, बाहर फेंकने का मतलब त्याग देते हैं। अब इसने क्या किया? ऊष्मा का त्याग किया। त्याग क्यों किया? क्योंकि इसको ऊष्मा नहीं चाहिए, इसीलिए इसने त्यागा। ऐसे केस में इसको ऊष्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ऊष्मा देनी भी नहीं है। ऊष्मा देनी नहीं है मतलब क्या करना है हमने? उसको ऊष्मा नहीं देनी। ऊष्मा नहीं देनी यानी ताप कम करना है, उसको ऊष्मा नहीं चाहिए। ऊष्मा नहीं चाहिए तो हमने क्या करना है? ताप कम कर देना है। क्लियर? तो जिसमें कुछ ठोसों को जल में घोलने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, तो ऐसे ठोसों के केस में ताप कम करने पर विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो उसने ऊष्मा का त्याग करना है। ऊष्मा का त्याग करना है तो यानी उसको ऊष्मा नहीं चाहिए। ऊष्मा नहीं चाहिए तो हमने देनी भी नहीं है। देनी नहीं है मतलब ताप कम कर देना है। जैसे आपको पता होगा, कली जो है, चूना जिसको हम बोलते हैं, हम घरों में कली करते हैं दीपावली के अवसर पर, उसको जब पानी में डाला जाता है कली को, तो पानी जो होता है पूरी तरह बॉईल होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। कली को जब पानी में डालते हैं पानी बॉईल होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, क्योंकि कली को पानी में डालते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। वो पानी जो है वो बॉईल होने लग जाता है, उस केस में ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो वहाँ आप देख लो पानी ठंडा लिया जाता है। कली को आप जितने ज़्यादा ठंडे पानी में घोल लोगे कली उतनी बढ़िया घुलेगी। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो ताप कम रखेंगे तो विलेयता बढ़ेगी, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया तो ताप ज़्यादा कर देंगे तो विलेयता बढ़ेगी। क्लियर? तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो ताप कम करने पर विलेयता बढ़ती है। लेकिन
ग्लोबल लवण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल लवण, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल लवण Na2SO4.10H2O, ये सूत्र है इसका ग्लोबल लवण का, Na2SO4.10H2O। ग्लोबल लवण जो है इसकी विशेषता है क्या कि पहले टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इसकी विलेयता बढ़ती है। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसकी विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। और अगर इससे ज़्यादा ताप कर दें, ताप इससे अधिक कर दें तो फिर विलेयता घटती है। तो ग्लोबल लवण के केस में, ग्लोबल लवण क्या है पहले तो सूत्र तैयार कर लें ग्लोबल लवण का, Na2SO4.10H2O। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक विलेयता बढ़ती है, उसके बाद विलेयता घटती है। कारण क्या है कि पहले तो इसमें जल जुड़ा हुआ है, तो जब अपने गर्म करते हैं तो ये जल में घुलता जाता है, जल में गर्म करते हैं इस जल में घुलता जाता है। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका सारा जल इससे पृथक हो जाता है। 32.4 डिग्री तक सारा क्रिस्टलीय जल जो इसमें था वो सारा इससे अलग हो गया। उसके बाद जब टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो फिर ये टूट जाता है, टूट जाता है तो इसकी विलेयता जो होती है वो कम हो जाती है, ये वियोजित हो जाता है, गैसें वगैरह इससे बाहर निकलने लग जाती हैं। तो फिर वो जो निर्जल लवण होता है वो घुल नहीं पाता, कुछ उत्पाद के रूप में नीचे बैठ जाता है, कुछ के केस में गैसें बाहर निकल जाती हैं। बाकी इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा ध्यान रखें ग्लोबल लवण जो है Na2SO4.10H2O जो है उस केस में 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलेयता बढ़ती है, उसके बाद विलेयता घटती है। क्लियर? Na2SO4.10H2O 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक विलेयता बढ़ती है, उसके बाद घटती है। तो ये था ठोसों की द्रव में विलेयता का टॉपिक। स्टूडेंट्स, यदि आपको टॉपिक समझ आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल गैस की द्रव में विलेयता के साथ। धन्यवाद।